हाय एवरीवन, मैं प्रीति तिवारी आपके अपने चैनल में सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 के बारे में। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअली में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अधिगम आधारित शिक्षण है। भाग 1 में हमने अधिगम आधारित शिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के बारे में बात की। भाग 2 में हमने बच्चों का आकलन करके उनके समूह बनाए। आज हम भाग 3 में डिस्कस करेंगे कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक। अब कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। अब भाग 2 के बाद अब हमको एक ऐसी कक्षा मिल गई है जिसमें विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं। अब इस कक्षा पे काम करना है। अब अगर अध्यापक नए कक्षा का पाठ्यक्रम उन बच्चों को पढ़ाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चे पहले अपनी कक्षा से कट जाएंगे और अंत में विद्यालय से भी पूरी तरीके से कट जाएंगे और बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है या आवश्यक हो जाता है कि अब हमको इस कक्षा में क्या करना है। तो आधारभूत आकलन के पश्चात शिक्षक को बच्चों का स्तरवार समूह बनाना है और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ काम करना है। और ये भी जानना जरूरी है कि हम जो काम करने क्लास के ऊपर काम करने जा रहे हैं उससे पहले शिक्षक को क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षण कार्य से पूर्व की तैयारियां। अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जो बच्चों के साथ समूह में कार्य करने से पहले शिक्षक को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला तो हो गया अधिगम स्तर संबंधी सूची कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है और किस लर्निंग आउटकम पर उसके साथ काम करने की आवश्यकता है। इसी के अनुसार अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्धारण कर लें। अब जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने के अंतर के कारण कार्य करना है उसकी एक क्रमवार सूची बना लें और ये सूची प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग होगी। अब समय सारणी तैयार करनी है। ध्यानाकर्षण शिविर की बात पहले हुई थी। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों का एक टाइम टेबल दिया गया है। इसी मॉड्यूल में सभी प्रधानाध्यापक इसे अपने शिक्षकों के साथ साझा कर लें और इन 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ध्यानाकर्षण तकनीकों के द्वारा ही काम किया जाए। दिवसवार विभाजन। जब चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर काम करने के लिए हमें सब्जेक्ट वाइज जो है कितने दिन लगेंगे इसका विषय और दिवसवार विभाजन कर लिया जाए। इस प्रकार 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार हो जाएगी। इस समय सारणी की कार्य योजना इस प्रकार से होगी। शिक्षण योजना। अब जिस लर्निंग आउटकम पर हमको काम करना है उस पर हम अपनी एक शिक्षण योजना बना लें और शिक्षण योजना बनाते समय उन सब तरीकों का ध्यान रखा जाए जिससे कक्षा रोचक और उपयोगी हो और बच्चों के अधिगम में वृद्धि हो सके। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता। शिक्षण योजना के अनुसार टीएलएम का अरेंजमेंट कर लें। टीएलएम के रूप में कोई भी वर्कशीट हो सकती है, कार्ड हो सकता है, चार्ट हो सकता है या कोई शैक्षणिक खेल भी हो सकता है। टीएलएम हमारे शिक्षण कार्य को रोचक और प्रभावी बनाता है और बच्चे जो हैं वो तीव्र गति से सीखते भी हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रभावी शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर अपनी स्पष्ट और व्यापक समझ बनाएं। प्रभावी शिक्षण के मुख्य तरीके इसी मॉड्यूल में आगे दिए गए हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के अनुरूप आप कक्षा शिक्षण करने का प्रयास करें। अब बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। क्लास में गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार या गोले में बैठा सकते हैं, छोटे छोटे समूह में बैठा सकते हैं। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखें कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी बच्चे चाहे वो किसी भी सामाजिक या धार्मिक समुदाय के क्यों ना हो
आपस में घुल मिलकर बैठें। लड़कियों और दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि स्तरवार समूह इस प्रकार बैठें कि दूसरे समूह की कोई भी कार्य या बातचीत से उनमें कोई व्यवधान ना आए। समूह बनाते समय हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक समान निगम स्तर वाले बच्चों को एक समूह में बैठाएं, या आपको आवश्यकता है तो मिश्रित समूह बनाकर भी उन्हें बैठा सकते हैं। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत एक बात ये भी बहुत जरूरी है कि आप बैठक व्यवस्था को ऐसा रखें कि सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड या जो TLM आप लेके गए हैं वो आसानी से दिखाई पड़े। आप क्लास में क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हमको क्लास में क्या करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षक केंद्रीय भूमिका में देखे जाते हैं। वो निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जो हैं अनुशासन के साथ उनके निर्देशों का पालन करते हुए आंसर देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अधिकांश समय बच्चों को केंद्रीय भूमिका में होना चाहिए। आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्न प्रकार की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% यानी लगभग 5 मिनट। बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% यानी कि 30 मिनट। और कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% यानी कि लगभग 5 मिनट होनी चाहिए। शिक्षक को टाइम टेबल का ध्यान रखना चाहिए। टाइम टेबल के अनुसार शिक्षण कार्य करें जिससे बच्चों को समय का महत्व समझ में आए। बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नजर सभी बच्चों पर रहे। कक्षा शिक्षण की पूरी तैयारी करके जाएं। जो TLM आदि की आवश्यकता है उसको पहले से ही व्यवस्था करके लेकर जाएं। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाएं। किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप। रोचक दृष्टांत सुनाकर, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए अपने पाठ की शुरुआत करें। विषय या प्रकरण के आधार पर ही शिक्षण के तरीकों का चुनाव करें। कहानी, खेल, गतिविधि आदि का प्रयोग करें और कक्षा का माहौल सहज एवं सरल बनाएं जिससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकें। सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों को सुने। बच्चों को लगे कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनको भी ध्यान से सुनने की आदत विकसित होगी। और कक्षा के सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर दें। बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार क्या होगा, समता और समानता की स्थिति को प्रोत्साहित करें। आपकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा आपकी भाषा को समझ सके। यदि किसी बच्चे ने कोई गलती भी क्लास में की है तो उसकी गलती इस प्रकार बताएं कि उसमें हताशा ना हो, बल्कि वो गलती के कारणों को समझे। आपकी आवाज स्नेहपूर्ण और कोमल होनी चाहिए। समूह में कार्य करते समय बच्चों के पास जरूर जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चों को ये महसूस हो कि वो जो कार्य कर रहे हैं उस पर आपकी नजर है और आप उनका सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें जिससे आपको ये पता चल सके कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों से चर्चा करें और उनको सकारात्मक फीडबैक दें। पुनरावृत्ति करवाएं, असाइनमेंट दें, प्रोजेक्ट कार्य दें। अब हमको क्या नहीं करना है, बात आती है हमको क्लास में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर आप उनको हतोत्साहित ना करें, बल्कि उनके प्रश्नों का उत्तर देकर विषय वस्तु की व्याख्या करें। कक्षा में भय का माहौल ना पैदा करें। बच्चों के बीच भेदभाव ना करें, उन्हें अपमानित ना करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार ना करें
और ऐसा भी कोई व्यवहार ना करें जिससे शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचे। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना। तो शिक्षक साथियों, आप लोगों को पता है कि ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिनों के लिए बताया गया है। तो 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षक द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। सबसे पहला तो लर्निंग आउटकम का चयन करना। दूसरा, कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकियों का चयन करना। तीसरा है शिक्षण योजना का निर्माण करना। चौथा है शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करना। और लास्ट है बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां। अब जब हमारे पास एक ऐसी क्लास है जहां पर सामान्य रूप से किया गया शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं है, हमें बहुस्तरीय शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे, तो उसमें से निम्नलिखित प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करके हम अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण तकनीक की ये तालिका दी हुई है। इसमें सबसे पहले है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण संसाधनों से पूर्ण होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उन्हें मजा आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी और एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखेंगे और एक दूसरे से भी सीखेंगे और उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी। तकनीक 2, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए शिक्षक अपनी कक्षा को इस प्रकार नियोजित करे कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने और सीखने के पर्याप्त अवसर मिले। तो उसमें क्या हो सकता है, अर्धचंद्राकार में बैठा सकते हैं, ग्रुप में बैठा सकते हैं, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठा सकते हैं। जो बच्चे कम सुनते हैं या कमजोर नजर वाले हैं उनको श्याम पट के निकट या प्रथम पंक्ति में बैठाएं। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होंगे? कम सुनने और कमजोर नजर वाले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों का ध्यान रख पाएंगे और विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। अब शिक्षण तकनीक 3, रोचक प्रस्तावना। जब भी हम किसी पाठ को लेकर क्लास में जाते हैं तो उसकी प्रस्तावना बहुत ही रोचक होनी चाहिए। जैसे हम किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्य वस्तु का प्रारंभ करें, या उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछें, या कोई रुचिकर कविता या गीत सुनाएं, या समसामयिक घटनाओं को बताकर। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों जो हैं वो उत्साहपूर्वक सीखने के लिए तैयार होंगे, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अनुशासन में रहेंगे और बच्चों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहेगी। तकनीक 4, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीएलएम, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। जब भी शिक्षण अधिगम सामग्री को रोचक बनाने के लिए टीएलएम का उपयोग बहुत जरूरी है। ये टीएलएम चार्ट, ग्लोब, शैक्षणिक खेल, सांप सीढ़ी, गिनतारा, फ्लैश कार्ड, चित्र कथाएं, मॉडल, डायस, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ज्योमेट्रिक कोई शेप हैं, नेपियर स्केल हैं, या स्वयं अपनी कक्षा के बच्चे। टीएलएम के प्रयोग से फायदा क्या होगा कि बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, कक्षा जीवंत लगेगी, बच्चे आनंद पूर्वक सीखेंगे, पाठ में इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों की विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ बनेगी। अब शिक्षण तकनीक 5 है, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले या कहानी आदि का प्रयोग करके यूज ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज, इनोवेशंस, गेम्स, रोल प्ले एंड स्टोरीज। शिक्षक अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता अनुसार बच्चों को समूह में बांटकर शैक्षिक गतिविधियां या खेलों का आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे रोचक गतिविधियों आदि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं
एक दूसरे की सहायता और सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और आनंद के साथ सीखते हैं और उनमें क्रिएटिविटी का विकास भी होता है। शिक्षण तकनीक 6 प्रश्न पूछना या इंक्वायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। बच्चे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर सहज और सरल रूप में शिक्षक को दिया जाना चाहिए। इससे हमको फायदा क्या होगा या इससे होने वाले लाभ क्या हैं? बच्चों को प्रश्न पूछने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होगी। बच्चों को चिंतन, विचार करके उत्तर देने की बाध्यता होगी। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय अलर्ट रहेंगे, बच्चे अनुशासन में रहेंगे और बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर भी मिलेगा। इसलिए शिक्षक तकनीक 6 प्रश्न पूछना भी प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तकनीकी 7 सीखने के लिए बातचीत, टॉक फॉर लर्निंग। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, लेकिन हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता अधिक और शिक्षक की क्रियाशीलता कम होनी चाहिए। इससे हमको होने वाले लाभ क्या हैं? शिक्षक और बच्चों के मध्य आपस में संबंध अच्छा स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने के लिए मददगार होगा। बच्चों में परस्पर बातचीत से झिझक दूर होगी, समूह भावना का विकास होगा, आपस में तर्क वितर्क करके किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो। शिक्षण तकनीक 8 बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग, यूज ऑफ वर्कशीट। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से संबंधित विषय के वर्कशीट तैयार करके आप समूह में बच्चों को बांट दें। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास के अवसर भी मिलते हैं। जैसे आपने गणित सब्जेक्ट को पढ़ाया, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड कार्यपत्रक उनको दे दें। उससे क्या लाभ होगा? बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने में एक तो मजा आएगा, स्वयं करके सीखेंगे, तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे और शिक्षकों को अभ्यास कराने में भी आसानी होगी और बच्चे एक दूसरे की हेल्प से भी सीखेंगे। शिक्षण तकनीक 9 सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक को ये जरूर चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है और उसके लिए कौन सी शैक्षिक गतिविधि का हमें चुनाव करना है, जिससे कक्षा के सभी बच्चे शामिल हो सकें और शिक्षक इस प्रकार की गतिविधियों का, इससे हमको क्या क्या लाभ होंगे? एक तो शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और सीखने में पीछे ना छूट जाएं, इसके लिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे। सीखने में पीछे छूट जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब शिक्षण तकनीक 10 ग्रुप वर्क या समूह कार्य। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करके पूर्व नियोजित गतिविधियां कराने से हमारी जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो सरल और सुगम हो जाती है। बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं और उन्हें समूह में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। इससे लाभ क्या होते हैं कि सभी बच्चे समूह चर्चा में प्रतिभाग करेंगे, बच्चों की झिझक दूर होगी, शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होगी। समूह में सभी को गतिविधि में मौका मिलने से बच्चे प्रसन्न होंगे। बारी बारी से शामिल करने पर बच्चों में परस्पर सहयोग कर अधिक सीखने की भावना भी विकसित होगी और कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होगा। शिक्षण तकनीक 11 जोड़ी में काम। इसमें 2 बच्चों की जोड़ी बनाकर पढ़ने या अन्य गतिविधियों का अभ्यास कराते हैं। जोड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो
जिससे कि दूसरा बच्चा लाभान्वित हो, या एक ही प्रकार की जोड़ी भी हो सकती है। जोड़ी बनाकर सिखाने में क्या फायदा होता है कि जोड़ी बनाकर बच्चों को बिना भय संकोच के अपने कक्षा साथी के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद भी करेंगे, तर्क वितर्क भी करेंगे और फिर किसी समस्या का समाधान खोजने में सफल होंगे। शिक्षण तकनीक 12 परिवेशी संसाधनों का उपयोग। प्रायः शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में टीएलएम की अनुपलब्धता के बारे में कहते सुने जाते हैं, लेकिन क्या शिक्षक ने अपना ध्यान प्रकृति की ओर आकृष्ट किया है? हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे स्कूल में, कक्षा में, गांव में, घर में हमारे चारों ओर शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। जैसे गणित पढ़ाने के लिए अनाज के दाने, पत्तियां, फूल, फल, कंकड़, बीज आदि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक के थोड़े से प्रयास के द्वारा ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कक्षा शिक्षण किया जा सकता है। इससे हमें क्या लाभ होंगे? ये स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, मुफ्त अथवा कम पैसों में मिल जाएंगे, अवधारणाओं को स्पष्ट करने में आसानी होगी, इनके टूटने फूटने या नष्ट होने पर किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। शिक्षण तकनीक नंबर 13 अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। जब किसी भी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए प्रैक्टिस कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनती है और बच्चों को स्वयं करने का मौका मिलता है और बच्चों को बार बार अभ्यास करने में सफलता प्राप्त होने पर संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। जो भी कक्षा में शिक्षण किया गया है उसकी पुनरावृत्ति कराना बहुत अधिक आवश्यक है। इससे सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी स्पष्ट रूप से अवधारणाओं को समझ पाते हैं, विषय वस्तु की समझ और स्पष्टता आती है। तकनीकी 15 सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। सामान्य कक्षा शिक्षण में या समूह में या जोड़ी में काम करते समय किसी प्रोजेक्ट में कार्य करते हुए शिक्षक बच्चों के कार्यों का अवलोकन करते हैं और उनकी कठिनाइयों और मजबूत पक्षों का पता लगाते हैं। इससे सीखने के प्रति पॉजिटिव माहौल बनता है। इसमें बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों को अपने कार्य के प्रति शिक्षक के विचारों का पता चलता है। शिक्षक व बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होता है। शिक्षण तकनीक 16 शैक्षिक भ्रमण। हमारे स्कूल के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ जैसे कुम्हार कहीं बर्तन बनाता है या कहीं कोई तालाब है, कहीं कोई खेत है, तो उनको बच्चों को दिखाने ले जाना चाहिए और उनसे संबंधित जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। इससे क्या होगा, स्थलीय भ्रमण से तथ्यों की स्पष्टता आएगी, बच्चे आनंद लेंगे, उनका संकोच डर दूर होगा, बच्चे और शिक्षक के मध्य सहजता आएगी। भ्रमण के दौरान बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और जो भी चीजें उन्होंने देखी हैं अपनी आंखों से, उन चीजों और स्थानों के बारे में अपनी भाषा में लिखने की समझ या दक्षता भी उनमें विकसित होगी। शिक्षण तकनीक 17 सरल से कठिन की ओर। शुरुआती कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करने के लिए कहा जाता है। जो जानकारियां बच्चों को पहले से प्राप्त हैं वो उन्हें सरल लगती हैं। यही कारण होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर होती हैं और वो उन्हें करने में सहज होते हैं। तो इसलिए हमेशा सरल से कठिन की ओर शिक्षक तकनीक को अपनाना चाहिए। इससे बच्चे आनंद पूर्वक सीखेंगे, भय संकोच और तनाव नहीं होगा और कक्षा में वातावरण अच्छा रहेगा, यानी कक्षा जीवंत रहेगी। शिक्षण तकनीक 18 प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी देना चाहिए। कार्य के चयन में बच्चे अपनी परिस्थितियों को पहचान लेते हैं। शिक्षण तकनीक 18 प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों को अपनी योग्यता, उत्साह और रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन करने के अवसर उपलब्ध कराएं। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर चयनित किए जाने चाहिए।
इससे बच्चे स्वयं खोज करके सीखेंगे। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे। बच्चे जागरूक होंगे, उनमें प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों का विकास होगा। इन कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करते हुए हम अपनी कक्षा में कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और बच्चों के अधिगम स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा। और इन शैक्षिक तकनीकियों के साथ ही हमारा भाग 3 समाप्त होता है। भाग 3 से संबंधित प्रश्नोत्तर ये अगले वीडियो में होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।